नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं, वीएफ स्टूडियो लाइव के साथ हम लोग जुड़े हैं और हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, फरीदाबाद में भी रहे, जिला उपायुक्त रहे फरीदाबाद में। उनके साथ आज हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अरावली का ये जो वन क्षेत्र है, जहाँ लगातार पिछले कई दिनों से बुलडोज़र गड़गड़ा रहे थे वन विभाग के और लगातार फार्म हाउस तोड़े जा रहे थे। उसी दौरान एक वीडियो वायरल हुई और उस वीडियो में कहा गया कि जो प्रवीण कुमार जी हैं वो कहीं ना कहीं बुलडोज़र चलाने वालों के सामने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए। हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार। तो ये क्या था सर, ये जो आपका भी फार्म हाउस वहाँ? नहीं, मेरा फार्म हाउस नहीं है। जिस फार्म हाउस पर मेरे को दिखाया गया सामान उठाते हुए और हाथ जोड़ते हुए, ये दोनों बात सच है कि मैंने उसको बचाने के लिए हाथ भी जोड़े और वहाँ पर सामान भी उठाया। खुद मैंने कम से कम 2 दिन सामान उठाता रहा मैं बचाने के लिए। लेकिन वो जो जगह है, ये सुल्तान अकबर खान होते थे, हमारे एस ए खान आईपीएस ऑफिसर थे, आईजी रहे पुलिस के। 2008 में उनका देहांत हो गया था। उनका फॉर्म है ऑन रिकॉर्ड, 2.5 एकड़ का फॉर्म है और ये उनके लड़के के नाम, उनका एक ही लड़का था, शाहिद अंजुम खान था उसका नाम। उसकी डेथ एट द एज ऑफ 18 हो गई थी। तो उसकी याद में उन्होंने यहाँ पर वो बहुत साल रहे, 96 में उन्होंने ये फॉर्म बना लिया था। मैं इसमें 3 साल रहा हूँ क्योंकि मेरे उनसे फैमिली फ्रेंड थे। जब वो 76 में एसपी होते थे गुड़गांव में, तब से मैं उनको फैमिली को जानता था। तो वो नंबर 1 तो मेरा फॉर्म वो नहीं है ऑन रिकॉर्ड। नंबर 2 जो है, मैं इस बात को जानता था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा दृष्टिकोण उनका है कि फार्म हाउसेस टूटने चाहिए। तो मैंने उसमें अपना मंतव्य दिया था जो इम्पोर्टेंट है, मेरा ख्याल, जो आज भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ। मेरा मंतव्य ये है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, हमारा देश दुनिया के सबसे भारी जनसंख्याओं वाला देश है, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बेसिकली क्या मॉडल होता है कि जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट एक पब्लिक कॉज है और एक, तो फॉरेस्टेशन का जब तक कुछ हिस्सा लेजिटिमेटली, कुछ प्रॉफिट प्राइवेट ओनर्स को नहीं जाएगा, चाहे वो जमीन प्राइवेट ओनर्स की है, चाहे वो जमीन पंचायत की है, तो तब तक फॉरेस्टेशन अच्छी तरह नहीं हो पाएगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यदि आप पूरी संख्या को लें, उनके स्टाफ को लें, उनके बजट को लें, उनके पिछले 70 ईयर्स की परफॉर्मेंस को लें, तो आपको ये दिखाई देगा कि फॉरेस्टेशन बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर रही है सारी कंट्री में। और ये मुद्दा केवल देश के लिए नहीं है। हरियाणा में 4% का वन क्षेत्र होता था, वो भी लगातार घट रहा है। यस, इसका कारण यही है ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अब आप एक फॉरेस्ट गार्ड से ये अपेक्षा करते हैं कि वो 3 स्क्वायर किलोमीटर या जितना भी कुछ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसको प्रोटेक्ट भी कर लेगा, उसको गार्ड भी कर लेगा। जबकि आप प्रैक्टिकली अपने गार्डन के लिए 2 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं निकाल पाते, अपने घर का गार्डन अगर आपका हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ परसेंटेज फिक्स करनी चाहिए जो उसके अंदर से रिवार्ड दे, 15%, 20%, डिपेंडिंग अपॉन जो भी कोर्ट फैसला करे सोच समझ कर। उसकी रेंज भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द यूज। अगर उसका कमर्शियल यूज है तो उसका एक अलग हो सकता है। रेस्ट लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पब्लिक के साथ पार्टिसिपेट करके होनी चाहिए, ओनरशिप के साथ अलग होनी चाहिए, पंचायत के साथ अलग होनी चाहिए। पब्लिक की पार्टिसिपेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड होनी चाहिए, पर आइडियल्स पर नहीं होनी चाहिए। प्रवीण जी, मानव इतना बेईमान है, मन से इतना बेईमान है प्रकृति को लेकर, आप उसको 15% दे देंगे तो वो जो 85% बच जाएगा वो उस 85% में भी फिर सेंध लगाएगा। और ये लगातार होता आया है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो, टैक्सेशन का कोई भी सिस्टम आप ले लीजिए। अब आप रोड बनाते हैं, जब आप एक रोड 33 फुट की बनाना इस्तेमाल फैसला कर लेते हैं, अब नेशनल हाईवे बना दिया आपने बॉम्बे तक का, तो उसका फैसला किया ना, उसके बीच में जो भी चीज़ आई आपको तोड़नी पड़ी। ऐसा नहीं है, सिद्धांत को तो लागू करना ही पड़ता है ना। अब टैक्सेशन का इनकम टैक्स आपको देना पड़ता है अगर एक अमाउंट है। जो हमारे सिस्टम्स हैं, हमारे चाहे आधार कार्ड का सिस्टम है, कुछ और, आफ्टर ऑल रेगुलेशन किया जा सकता है इसको। टैक्स ऐसे क्यों नहीं किया जा सकता कि जिस इस इलाके में जितने लोग रहते हैं, दिल्ली एनसीआर, जहाँ सांस जिनको लोगों को यहाँ से आता है, उन लोगों पर थोड़ा और टैक्स बढ़ा दिया जाए, सभी लोगों पर। मुझे उस पर टैक्स में कोई हर्ज नहीं है। मेरा मुद्दा टैक्स नहीं है, टैक्स लगाओ या ना लगाओ तो प्रैक्टिकल बात है, वो तो आपको उसके इकोनॉमिक्स, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरा मुद्दा क्या है, मैं ये कहता हूं कि सरकार इस काम को नहीं कर सकती, इसको मोटो 70 साल में नहीं कर पाई तो अब कैसे कर पाएगी। तो ये अपेक्षा करना कि आप फार्म हाउसेस को तोड़ दोगे और जो फॉरेस्टेशन हो जाएगी, ये गलत है। अब आप देखिए अरावली के प्रैक्टिकल फॉरेस्ट देखिए। मैं तो अरावली में पैदल 100 किलोमीटर घुमा हूं, मैं माउंटेनर हूं। फैक्ट आपको प्रैक्टिकली 80
तो 90% की करे, है ही नहीं कुछ, और वो भी बड़ा, वो भी टूटा हुआ है, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती क्योंकि उसकी कटिंग रेगुलरली चल रही है। जो गांव के वहां लोग रह रहे हैं उनको फॉरेस्ट कैसे गार्ड करेगा? तो आप उनको एक ऐसा मॉडल कीजिए जैसे उनको इंसेंटिव हो, उनको प्रॉफिट हो और वो उसकी प्रोटेक्शन भी करें, फिर आप उसको लागू कर सकते हैं। आप अगर 15% 20% देंगे तब 80% को लागू कर सकते हैं। अगर आप 80%, अगर 20, अगर कुछ परसेंट भी नहीं देंगे तो कुछ लागू नहीं होगा। कम्युनिज्म फेल किस लिए हुआ? अभी जो मांगर बनी, यही फरीदाबाद का इलाका है, और आमतौर पर ये कहा जाता है कि वो जो मांगर बनी है उस इलाके का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर शेष फरीदाबाद के टेम्परेचर से लगभग 3 से 4 डिग्री कम होता है। ठीक है, इतना थिक फॉरेस्ट है वो, तो ठीक है, हाँ, इतनी हरियाली है वहाँ। और वहाँ किंवदंती है कि वहाँ कोई बाबा रहते थे, और वो एक तपस्वी थे जो वहाँ रहते थे, और किसी व्यापारी ने वहाँ से 100 ऊँट भरकर लकड़ी चुराने की कोशिश की। तो उन्होंने एक ऊँट को सोटा मारा और 100 के 100 ऊँट मर गए। तो वो जो व्यापारी था, वो जो वहाँ से ठेकेदार लकड़ी चोरी करने के लिए आया था, उसने बाबा को बड़ी प्रार्थना की। तो बाबा ने कहा कि यहाँ से अपने ऊँट ले कर चले जाओ और लकड़ी नहीं ले जाने यहाँ से। और कहते हैं कि उस दिन के बाद से लोग दातुन भी नहीं तोड़ने जाते उस इलाके में, और वो इतना घना हो पाया इसीलिए, इस धार्मिक मान्यता की वजह से। तो बाकी शेष इलाके में भी लोगों में अगर इस तरह की इच्छाएं प्रबल हों तो ये भी एक बड़े जंगल के रूप में डेवलप हो सकता है, ऐसा मतलब हमें लगता है। नहीं वो ठीक है। और मानव छेड़छाड़ बंद कर दे तो पूरी प्रकृति में वापस जंगल बन जाएंगे। देखो एक बात सुनो, धर्म की अपनी एक जगह है। जैसे अब सारे देश में राम मंदिर एक ही जगह बना ना, आप एक शहर में कितने मंदिर बना सकते हैं, कितने मस्जिद बना सकते हैं? आप धर्म की इंपॉर्टेंस है, धर्म का हिस्सा है प्लांटेशन करना, उससे अलग नहीं है, उससे विपरीत नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे भारतीय जो सिद्धांत है, जो हमारा फलसफा है, वो जीव को सर्वत्र मानता है। वसुदेव कुटुंबकम जो है उसके अंदर सिर्फ आदमी नहीं है, सारी पृथ्वी है, सारी सृष्टि है बल्कि। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक फलसफा है, लेकिन फलसफे के साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर है ना। इकोनॉमिक फैक्टर तभी तो हमारे जो स्वास्थ्य है उसके अंदर चारों प्रयास हैं। पहला प्रयास धर्म है, दूसरा अर्थ है, अर्थ को नहीं आप छोड़ सकते। आप इंसेंटिव नहीं दोगे, हमारा दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। मैं तो सिर्फ एक, सुप्रीम कोर्ट में बहुत लर्नेड लोग बैठे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप केवल नोटिफिकेशंस की डेट्स के ऊपर फैसले तो नहीं कर सकते ना। आपका उद्देश्य क्या है? मेरा एक सिंपल प्रश्न है, आपका उद्देश्य फॉरेस्टेशन करना है, क्लाइमेट चेंज है, वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम है, दुनिया के आगे एक सीरियस प्रॉब्लम है कि अगर इस तरह से क्लाइमेट डिग्रेड होता रहा तो 100 साल के लगभग के बाद ये पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहेगी, इतनी हीट हो जाएगी इसके अंदर। मैं उस बात को मानता हूँ। प्रवीण जी, रोज जब शादी होती है, जिस दिन शादी होती है उस दिन इतना आतिशबाजी चलती है इस इलाके में, इतना शोर होता है डीजे का कि कोई प्राणी तो वहां नहीं रह सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई कोई चिड़िया, कोई कोई मोर, कोई बिल्कुल, बंदर, कोई कुछ नहीं रह सकता बिल्कुल वहाँ। ठीक कह रहे हो। तो वो लगातार घटते चले जा रहे हैं, वहाँ उस इलाके में भी घटते चले जा रहे हैं। तो ये जो सरकार की ओर से, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जो फैसला किया गया कि इनको हटाया जाए यहाँ से, और पहले भी फैसला हुआ कि खोरी को यहाँ से हटाया जाए, 10,000 लोगों को विस्थापित कर दिया गया यहाँ से, लेकिन ये 150 फार्म हाउस नहीं हट पा रहे थे सरकार से। नहीं, मेरे को 150 फार्म हाउस का मुद्दा नहीं है ये, प्लीज आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। खोरी उसमें से 150 फार्म हाउस, खोरी, सारा देश, हमारे फॉरेस्ट की कमजोरी। आप एक, जब एक किसी समस्या की बात करते हैं जिसका परसोन मंदिर पूरा धार्मिक आस्था का केंद्र होता था, और उसके इर्द गिर्द खूब अच्छा सुंदर मनोरम वातावरण था, रमणीक जिसे कहते हैं। और आप ये समझें कि वहां पिछले 25 सालों में इतना कंक्रीट मंदिर के नाम पर, मठ के नाम पर, कि ये फलाने बाबा का कुटिया है, ये फलाने का, इतना कंक्रीट पैदा कर दिया गया कि अब उसकी जो नेचुरल ब्यूटी वो खत्म हो गई। ये आपकी बात ठीक है, इसलिए जो पुराने जो हमारे यहाँ, वो मेरे को केपीएस गिल जी का एक शेर याद आ गया, वो उनको सुंदर, बड़ा अच्छा लगता था। कहते थे, आइए बोरियों पर बैठिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए, हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और है। हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और है। तो हमारे देश की तो ये प्रथा रही है, ये बात, इसमें दम है इस बात में जो आप कह रहे हैं। लेकिन आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये कह रहा हूं कि आप, जैसे आपने साउंड का उदाहरण दिया, साउंड को आप रेगुलेट कर दीजिए। साउंड की अगर आप रेगुलेट कर दें, आप कहते हैं इससे एम्पियर से ऊपर नहीं जाएगा। अब क्या करता है, देखो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। चाइना इस बात में हमारे से आगे है, इसलिए हमारे से प्रोग्रेस में भी आ गया है। चाइना अपनी, उनकी कोई फैक्ट्री में गड़बड़ हो जाती है ना, कोई वो गलत बात करता है, कोई
पोल्यूशन करता है, लेकिन चलती हुई फैक्ट्री को वो कभी बंद नहीं करते, उससे लेते रहेंगे जुर्माना, उसको इम्प्रूव करने के लिए कोक्स करते रहेंगे, उसके साथ पीनल प्रोविजंस करते रहेंगे, उसको पुश करते रहेंगे, लेकिन बंद नहीं करेंगे। बंद करना किसी चीज का एक समस्या, डिस्ट्रक्शन कैन बी वन स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, बट इट इज नॉट द सॉल्यूशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रपोज इज अ आपको सॉल्यूशन। क्या लगता है कि इन फार्म हाउस वालों पर टैक्स लगा देना चाहिए था, सरकार को पेनल्टी लगा देनी चाहिए? आप परसेंटेज फिक्स कर दीजिए, आप कहोगे ये 10-15% से ऊपर आप नहीं करोगे अपने यूज के लिए, 85% को आपको ये स्पीसीज है, हमने ये 50 स्पीसीज कर दिए हैं, हम हर साल आपका इंस्पेक्शन करेंगे, नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना होगा, उसको आप रेगुलेट कीजिए। अब क्या है, इतने हजारों एकड़ है, आपको पता है देयर आर मोर देन 6,400 फार्म हाउसेस, इट इज नॉट जस्ट 72। You probably are not aware of the total number of farm houses in this area. फार्म हाउस नहीं है वो तो, और जो स्ट्रक्चर बना लिए हैं लोगों ने, No, 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 no. सब फार्म हाउस नहीं है। नहीं, वो तो नहीं, किसी अगर ने आप कब्जा पूरे- कर लिया, अगर आप किसी ने पूरे- किराए के कमरे बना दिए, नहीं, नहीं, अगर आप पूरे लें, ऑफ कोर्स 6700 के करीब के जो निर्माण हैं, जो वहाँ जिन्हें तोड़ने की बात नहीं, है। मैं सिर्फ अनंतपुर की बात नहीं कर रहा, मैं तो टोटल बात कर रहा हूँ। मैं तो डमडमा से लेके गुड़गांव तक सारा घूम के, सारा एरिया रावलीज का ना, एक थोड़ा डेंस एरिया है ना, जो बीच का एरिया आता है सारा, जो आपका ये त्रिकोण बनता है, गुड़गांव, फरीदाबाद और सोना का जो त्रिकोण बनता है, ब्रॉडली स्पीकिंग, इस त्रिकोण के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फार्म हाउसेस ऑफ डिफरेंट काइंड। फार्म हाउस इज वन काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में केवल आप नोटिफिकेशंस और फॉरेस्ट एक्ट के आधार पर नहीं कर सकते। 1927 में बना था एक्ट, जो ब्रिटिशर्स ने 1900 में, 1900 फर्स्ट पीएलपीए जो इन्होंने लागू किया, 1900 था, 1900 साल पुराना Yes. कानून। और सरकार ने ये कह के उसको हटाने की कोशिश की थी कि जी अंग्रेजों का कानून है, हमने अंग्रेजों का कानून हटा दिया। नहीं, वो गलत है, क्योंकि अंग्रेजों में इतना विवेक था उस समय। हिमाचल में मैं पैदा हुआ, मेरी शिमला की पैदाइश है। 1959 में मेरे फादर बताते थे कि कालका में इतनी ठंड होती थी गर्मियों में, जैसे एसी चल रहे हों, इतनी थिक फॉरेस्टेशन थी। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, वहाँ के एक सीएम साहब थे, उन्होंने सब कटवा दिया, सब कुछ कटवा दिया। आज आप चलते हो यहाँ से, वहाँ से चल के शिमला तक, आपको वो उस प्लांटेशन की 3% भी नहीं है। हजारों साल इतने मोटे मोटे पेड़ थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक लंबा टॉपिक है, इसके बारे में आप मोटा फैसला नहीं कर सकते। हमारा उद्देश्य क्या है, मैं तो सिर्फ मेरा केवल अब लोग पूछ रहे हैं कि प्रवीण कुमार जी वहाँ क्या बचाने गए थे? प्रवीण कुमार जी तो सामान बचाने गए थे। क्या सामान था वहाँ? जो सामान मेरा, जो खान साहब का सामान पड़ा था, और मेरा खुद बच्चों का पड़ा था, मेरे बच्चों के खिलौने पड़े थे, गरीब बच्चों में जो स्लम में बांटता हूँ, वो 3 ट्रैक्टर लाके मैंने 15 के क्लब में छोड़े हैं, उनको बांटेंगे विधवाओं के। वो तो मेरा एक अलग काम है। और क्या, मेरा वहां पे कोई कैश पड़ा था वर्मा जी की तरह। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रवीण कुमार जी के साथ, और वो एक बात कह रहे हैं, और एक उनका विवेक है। वो ये कहता है कि ये जंगल बचाने हैं तो इन जंगलों में कुछ परसेंट जंगल रह जाए और कुछ परसेंट लोग उसे अपने निजी वो जरूरी है, क्योंकि आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे वरना। देखो ना, आपने अगर अपने एरिया में, मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, उसमें आपने 400-300 प्लांट्स लगा दिए, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह, तो उनको नर्चरिंग की जरूरत है, उनको पानी की जरूरत है। उनको कौन देगा पानी? गार्ड आके देगा पानी? कहाँ से लाएगा पानी जंगल में? कैसे देगा? प्लीज ट्राई, प्रैक्टिकली समझो ना आप बात को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मेरा कहने का ये है कि एक ऐसा मॉडल क्रिएट होना चाहिए जिसके अंदर नेचुरल फॉरेस्ट, ऑर्गेनाइज्ड फॉरेस्ट और इंडिविजुअल जो पार्टनरशिप है उसका एक कॉम्बिनेशन हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हिस्ट्री का, एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि किस तरह से आइडियलिज्म फेल होता है। कम्युनिज्म में क्या हुआ, रशिया में जार्स के वक्त में, मार्क्सिज्म आने से पहले, सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी ग्रेनरी थी, वीट इतनी होती थी कि रशिया में सर्दी बहुत होती है कि लोग वीट को जला के हाथ सेकते थे, इतनी वीट होती थी, लकड़ी नहीं जलाते थे, कमी नहीं थी यहाँ की लकड़ी की, क्योंकि वीट लेकिन छोटी होती है, आसान होती है, लकड़ी को काटना मुश्किल होता है, इतनी ज्यादा वीट होती थी। जब मार्क्सिज्म आ गया कम्युनिज्म रशिया में, तो सबको बराबर कर दिया, इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप खत्म कर दी, सबकी पे बराबर कर दी, सबको कहा भी खेती करो और सबके लिए बराबर है पे। तो क्या हुआ, जिस रूस के अंदर इतनी ज्यादा गेहूं होती थी, अचानक इतनी गिर गई उसकी प्रोडक्शन कि वहाँ हाहाकार मच गया। कहा जी इंपोर्ट करो, ये करो। उन्होंने कहा ये समस्या कैसे पैदा हो रही है? वो कहते हैं समस्या इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि इंडिविजुअल का जो प्रॉफिट था, जो इंसान के अंदर एक जज्बात था कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरे को इसका फायदा मिलेगा, वो खत्म हो गया। इसलिए वो मेहनत नहीं कर रहा। आप किस किस को गोली मारोगे, किस किस को गोली मारोगे? तो उन्होंने कहा इसका समाधान क्या? उन्होंने कहा इसका समाधान चुपचाप करो, हमारी इज्जत भी बच जाए, कुछ परसेंटेज को इसको
प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दो कि भाई तेरे को इसका प्रॉफिट होगा, तो इसको जो करना कर, वो कामयाब हो गए। अभी प्रवीण जी समस्या ये हो रही है कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है और सांस नहीं आ रहा है लोगों को, और जिस दिन यहाँ हवा और थोड़ी खराब होगी, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं इनमें जो 8-8 करोड़ रुपया देकर अमेरिका जैसे देशों में शिफ्ट कर जाएंगे। वो मुझे आप प्लीज, मैं ये नहीं कहता चाहे वो 8 करोड़ का चाहे 10 करोड़ का, उसे कभी तूने हिंदुस्तान में रहना है तो तेरे को 85% 80% तेरे को फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा, है बाकी 15% में जो कर, उसमें कोई हर्ज नहीं है। प्लीज आप उसको ये नहीं कह सकते कि तू आइडियलिज्म में जो है इसको फॉरेस्ट को बना दे, वो नहीं बना पाएगा, कोई भी नहीं बनाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा, कोई और भी नहीं बनाएगा, गरीब भी नहीं बनाएगा। आप गरीब को नहीं पैसा दोगे, उसको इंसेंटिव नहीं होगा, वो क्यों बनाएगा? वहां पे पानी क्यों देगा? बहुत सारे लोगों ने वो रील्स देखी हैं, वो वीडियोस देखी हैं जिनमें ये कहा जाता है कि अगर मानव को धरती से हटा दिया जाए तो धरती 1000 सालों में फिर पुरानी धरती जैसी हो जाएगी। वो ऐसा है मानव, और देखो मानव इस सृष्टि का हिस्सा मानव है जो इस सबसे ज्यादा इस धरती का दोहन कर रहा है। नहीं, वो दोहन भी कर रहा है, लेकिन वो इसको बचा भी सकता है। बहुत सारी जगह हम लोग देखते हैं कि खंडर पड़े हैं और 10 साल छोड़ दिया तो उसमें अपने आप पेड़ उगने शुरू हो जाते हैं, अपने आप वो फॉरेस्ट आ जाता है उसमें। नहीं, वो फॉरेस्ट वो नहीं आता, ऐसा नहीं है। आपकी बात में दम है, क्योंकि प्रकृति बड़ी पावरफुल है, मानव उसका हिस्सा है। इसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में जब तक हम जिंदा हैं, देखो ना, आप न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में इतना क्यों रौला मचाते हैं? आज विश्व में स्तर पर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? मानव को बचाने के लिए हो रहा है ना, जीवन को बचाने के लिए हो रहा है ना, उसका हिस्सा है। आप उसका हिस्सा है। अब मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम दोनों कन्वर्सेशन का हिस्सा है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम दोनों इररिलेवेंट हैं। कोई भी इररिलेवेंट नहीं है इस दुनिया में। जो भी जीव पैदा हुआ है किसी भी प्रकार का, चाहे वो वायरस है, चाहे वो कोई भी जीव है, लाखों तरह के जीव हैं, अरबों तरह के वायरस हैं। अरबों मीन्स एक्चुअली अरबों की तो एक चम्मच के अंदर समुद्र के पानी में इतने वायरसेस हैं जितनी सारी दुनिया की पॉपुलेशन है। तो जीव तो अनंत है, राइट? मैं ये वायरोलॉजी की बात कर रहा हूँ ऑन साइंटिफिक बेसिस। तो ये जीव अनंत है, लेकिन इस जीवन को एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के लिए मनुष्य के अंदर वो बुद्धि दी है कि वो इस नेगेटिव को से आरूढ़ होकर प्रॉपर मॉडल को स्थापित करें। बहुत बढ़िया। तो फरीदाबाद आपने सुना, प्रवीण कुमार जी बता रहे हैं कि कैसे इस जंगल को बचाया जा सकता है और जो लोग यहाँ हैं, काबिज हैं, उनका सहयोग लेकर बचाया जा सकता है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।